हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ में हमारा चैप्टर चल रहा है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट की ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें हमने कोर्शियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट किया है। आज का हमारा कंसेप्ट है मिस्टेक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक, जब भी 2 पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो हमने शुरू में किया है कि दोनों पार्टीज की जो कंसेंट है वो क्या होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब है कि दोनों पार्टीज की कंसेंट मस्ट नॉट बी इफेक्टेड बाय फ्रॉड, कॉर्शियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। तो उसके बाद आता है मिस्टेक। मिस्टेक क्या है? मिस्टेक होती है अगर दोनों पार्टीज में इवन देन क्या माना जाएगा कि दोनों पार्टीज की कंसेंट फ्री नहीं है। अब मिस्टेक अकॉर्डिंग टू लॉ क्या है? इट इज एरोनियस बिलीफ अबाउट समथिंग। किसी चीज के बारे में गलत विश्वास होना, उसे हम क्या कहते हैं? मिस्टेक कहते हैं। ठीक है, तो मिस्टेक जो है कब होती है? व्हेन 2 पार्टीज एंटर इनटू एग्रीमेंट अ मिस्टेक हैव बीन कमिटेड। ठीक है, वो जो मिस्टेक है एक पार्टी के द्वारा भी हो सकती है, दोनों पार्टीज के द्वारा भी हो सकती है। मिस्टेक लॉ की भी हो सकती है और फैक्ट की भी हो सकती है। ठीक है, मिस्टेक किसी भी तरह की हो सकती है। अब मिस्टेक से किया क्या कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा, वैलिड होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग होगा। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कि अगर मिस्टेक ऑफ लॉ है तो मिस्टेक ऑफ लॉ है, और जो लॉ है वो क्या है? लॉ ऑफ द कंट्री, डोमेस्टिक कंट्री है, तो क्या होगा? ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जिस भी कंट्री में हम रह रहे हैं उस कंट्री के लॉज के बारे में हमें नॉलेज है। ठीक है, अगर आप ये कहते हो कि इग्नोरेंस मतलब मुझे तो लॉ का पता ही नहीं था, तो ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मतलब कि रेड लाइट आ गई, आप रोड क्रॉस कर रहे हो। ठीक है, रेड लाइट पे आपने जो है रोड को क्रॉस कर लिया और आप कहते हो मुझे तो पता ही नहीं था कि रेड लाइट पे रोड क्रॉस नहीं करते, तो यहाँ पे आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि मिस्टेक ऑफ लॉ में कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, लॉ जो है वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें केस है कि एक विडो थी, विडो के पास थोड़ी मतलब प्रॉपर्टी थी। ठीक है, हस्बैंड की प्रॉपर्टी उसके नाम पे होगी। ठीक है, अब उस विडो ने क्या किया? रीमैरिज कर ली। जब उसने रीमैरिज कर ली, उसको लगा कि ये जो प्रॉपर्टी उसके नाम पे है या अब ये उसके नाम की नहीं है। रीमैरिज करने के बाद क्या हुआ? यही प्रॉपर्टी वो वहाँ के जमींदार से खरीदने जाती है। हालांकि प्रॉपर्टी इसी की है, अब इसको नई नॉलेज है, तो जमींदार उसको वो प्रॉपर्टी सेल कर देता है। ठीक है, और ज़्यादा रेट पे सेल करता है। यहाँ पे ना जमींदार को पता है ना ही उस विडो को पता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो होगा नॉट वॉइडेबल। नॉट वॉइडेबल का मतलब इसको आप ये कह के कि उसको इग्नोरेंस है अबाउट लॉ, तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, ट्रैफिक लाइट का मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया कि अगर आप ये कहते हो कि ट्रैफिक लाइट मुझे नहीं पता था, आपने हेलमेट नहीं लिया, आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है, बाइक पे जा रहे हो, तो ये कहना कि मुझे नहीं पता था ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। जहाँ भी आप रह रहे हो आपको लॉ की नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मिस्टेक ऑफ लॉ करते हो तो मिस्टेक ऑफ लॉ में कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। ठीक है जी। देन आ गया मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री। अगर आप फॉरेन कंट्री का करते हो देन इट विल बी वॉइड। ठीक है, आपको फॉरेन कंट्री के लॉ की नॉलेज नहीं, आप वहाँ किसी के साथ एग्रीमेंट करते हो, तो वो क्या होगा? वॉइड माना जाएगा। जो हमने
पहले की है वो मिस्टेक ऑफ लॉ की है, अब हम कर रहे हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो फैक्ट के रिगार्डिंग भी पर्सन्स की, पार्टीज की मिस्टेक हो सकती है। तो वो जो मिस्टेक है म्यूचुअल मिस्टेक, आगे बायलैटरल हो सकती है, यूनिलैटरल हो सकती है। बायलैटरल मतलब दोनों पार्टीज की मिस्टेक होगी, और मिस्टेक किसके बारे में होगी, मटेरियल फैक्ट के बारे में होगी। तो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। अगर दोनों पार्टीज किसी भी पॉइंट पे मिस्टेक करती हैं और वो जो पॉइंट है वो मटेरियल है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, देन एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड माना जाएगा। अब बायलैटरल मिस्टेक किस तरह से हो सकती है, मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। पहले तो एग्जिस्टेंस के बारे में ही हो सकती है, ठीक है। एग्जिस्टेंस का कैसे है, ए और बी दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ रिगार्डिंग द सेल ऑफ हॉर्स, हॉर्स बेचने का, खरीदने का एग्रीमेंट हुआ। अब जब वो एग्रीमेंट कर रहे हैं तो ए अपने घर से जा चुका है और वो बी के साथ एग्रीमेंट कर रहा है। जब ए घर से चला गया उसके बाद हॉर्स की डेथ हो जाती है, ए को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस देयर इज अ मिस्टेक। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, एग्रीमेंट सॉरी क्या होगा, वॉइड माना जाएगा, ठीक है। अगर मिस्टेक रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर है तो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड माना जाएगा, ठीक है जी। सेकंड आ गया मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ए हुआ क्या कि ए जो है, ए ने अपना घर बेचना है, उसके पास दो घर हैं, तो एक है हाउस नंबर 12, एक है हाउस नंबर 13, ठीक है जी। अब जब बेच रहा है तो ए के दिमाग में है कि मैं हाउस नंबर 12 बेच रहा हूँ और बी के दिमाग में है हाउस नंबर 13 खरीद रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है रिगार्डिंग आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर मिस्टेक है, तो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड माना जाएगा। अगर बायलैटरल मिस्टेक है रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर है, देन द एग्रीमेंट विल बी वॉइड, ठीक है जी। देन मिस्टेक एज टू क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, अगर क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर के बारे में है, इवन देन क्या होगा, वो वॉइड माना जाएगा, ठीक है। तो क्वालिटी में क्या है कि ए बी के साथ एग्रीमेंट कर रहा है। अब ए को चाहिए था रेस हॉर्स, ठीक है, क्वालिटी क्या चाहिए थी, रेस हॉर्स चाहिए था। अब बी जो है उसको हॉर्स सेल कर रहा है, बट दैट इज नॉट रेस हॉर्स, दैट इज कार्ट हॉर्स, ठीक है। अब दोनों के बीच में क्या हुई है, मिस्टेक हुई है एज टू क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, तो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड माना जाएगा। ये एग्रीमेंट ही रह जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देयर इज अ मिस्टेक, क्योंकि फ्री कंसेंट वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई, ठीक है। मिस्टेक एज टू क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर में आ गया भी जो क्वांटिटी सेल की जा रही है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। अब केस है, यहाँ पे केस है तो केस का नाम आप लोगों ने लर्न करना है और लिखना है, हेंकल वर्सेस पोप का, ठीक है। अब जो पी था उसने एच से कहा है कि मुझे 50 राइफल्स का प्राइस बताओ, क्या क्या कहा उसने, 50 राइफल्स का मुझे प्राइस बता दो, ठीक है। अब जो एच था उसने उसको प्राइस बता दिया, ठीक है जी। अब बाद में पी ने सोचा कि मुझको 50 राइफल्स नहीं चाहिए, उसको सिर्फ 3 राइफल्स चाहिए, उसको क्या चाहिए, 3 राइफल्स चाहिए, ठीक है। तो जब वो ऑर्डर देने लगा तो उसने अपने टाइपराइटर से कहा कि लिख दो 3 राइफल, सेंड मी 3 राइफल्स। अब जो टाइपराइटर था उसने बाय मिस्टेक क्या किया, सेंड 3 राइफल की जगह लिख दिया सेंड द राइफल्स। अब द राइफल्स लिखा है तो यहाँ पे आप समझ ही सकते हो, जब उसने प्राइस 50 का पूछा है, आगे लिख दिया सेंड द राइफल्स, तो ऑब्वियसली उसने सोचा कि उसने 50 राइफल्स मंगवाई हैं। एच ने क्या किया, 50 राइफल उसको सेंड कर दी, ठीक है। तो अब इस केस में क्या है, जब उसने 50 राइफल सेंड कर दी तो पी ने 47 उसको वापस कर दी। तो ये माना जाएगा कि देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज बिकॉज देयर इज अ मिस्टेक रिगार्डिंग क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो यहाँ पे क्या होगा, नो कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो एग्रीमेंट हुआ है वॉइड है बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। हाँ जी, नेक्स्ट है मिस्टेक एज टू टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर।
टाइटल मतलब ऑनरशिप के रिगार्डिंग अगर मिस्टेक होती है तो भी एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे केस है कुपर वर्सेस फीबास का। ठीक, केस क्या है कि ए कहता है बी से कि मैं जो है फिशरी आपसे लीज पे लूँगा। किस पे? लीज पे लूँगा। ठीक है, अब भी जो है उसको फिशरी लीज पे देने के लिए तैयार है। अब दोनों पार्टीज को यहाँ ये नहीं पता कि जो फिशरी है ऑलरेडी ए को टेनेंसी फॉर लाइफ टाइम उसकी मिली हुई है, मीन्स पूरी लाइफ के लिए वो ऑलरेडी उसकी लीज है, बाय इनहेरिटेंस मतलब उसके इनहेरिटेड है वो चीज़। ठीक है, अब बी को तो उसका कोई टाइटल है ही नहीं है, मतलब है ही उसकी लीज पे, तो इस केस में लीज एग्रीमेंट जो था वो क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, बिकॉज देयर इज अ मिस्टेक ऑफ पार्टी रिगार्डिंग द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है जी, तो नेक्स्ट आ गया मिस्टेक एज टू प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, ए सेलर, ए जो है बी को प्रोडक्ट मतलब कि दे रहा है, उस पर लिखा है 1250। ठीक है, अब एक ए ने मतलब कि देनी थी 1520 की और वहाँ पे मेंशन कर दिया 1250, एज देयर इज़ अ मिस्टेक और बोथ द पार्टीज रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, सो वो क्या होगा, वॉइड माना जाएगा। पॉइंट क्लियर है? तो जब दोनों पार्टीज की मिस्टेक होती है, मिस्टेक चाहे एग्जिस्टेंस की हो, चाहे आइडेंटिटी की हो, चाहे टाइटल ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो, चाहे प्राइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो, तो वो क्या माना जाएगा, एग्रीमेंट वॉइड ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। एक होती है फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, एक होती है लीगल इम्पॉसिबिलिटी। अब दोनों केसेस में हम कैसे करेंगे? हाँ जी, फर्स्ट फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस। अगर कोई फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है परफॉर्मेंस की तो जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड माना जाएगा। ठीक है, आपने लिखना क्या कि इफ़ द एग्रीमेंट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल टू परफॉर्म देन द एग्रीमेंट विल बी वॉइड। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल क्या है, ए ने एक रूम, होटल का रूम जो है रेंट पे लिया। किस लिए लिया? बिकॉज वो किंग का कोरोनेशन प्रोसेशन देखना चाहता था, सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि वो जो वहाँ का राजा था उसका कोरोनेशन प्रोसेशन देखना चाहता था। अब ए ने रूम जो है किराए पे लिया। अब हुआ क्या कि जब वो कोरोनेशन प्रोसेशन होना था वो पोस्टपोन हो गया। पोस्टपोन हो गया क्योंकि फिजिकली इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होगी, तो जो ए ने रूम रेंट पे लिया वो क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ए जो है रेंट पे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जिस काम के लिए उसने एग्रीमेंट किया वो इम्पॉसिबल हो गया। इसी तरह अगर लीगली इम्पॉसिबिलिटी है तो भी एग्रीमेंट वॉइड होगा। अब लीगली इम्पॉसिबिलिटी कैसे है? ए ने बी पे केस किया हुआ है, कोर्ट में केस चल रहा है, बाद में वो दोनों आपस में कहते हैं कि चलो हम कोर्ट के बाहर इस केस को सॉल्व कर लेते हैं। इट इज़ लीगली इम्पॉसिबल। जब कोर्ट में केस चला गया तो कोर्ट ही उसका सोल्यूशन फाइंड करेगी, दे कांट डू दिस, तो लीगली इम्पॉसिबल हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट है वो क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, यूनिलैटरल मिस्टेक वो मिस्टेक है जो कि दोनों में से एक पार्टी करती है। ठीक है, अब अगर यूनिलैटरल मिस्टेक होगी तो वो रूटीन में अगर कोई एक पर्सन गलती करता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, एच ने एन कारपोरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें नंबर ऑफ हाउसेस बनाने हैं। ठीक है, अब एन जो है जब वो कॉस्ट कर रहा था तो एच ने क्या किया, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट करनी थी, इतने घर बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी। जब वो कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा था तो एक सम जो थी उसने ट्वाइस माइनस कर दी, 2 बार उसको माइनस कर दिया, जिसकी वजह से घर बनाने की कॉस्ट काफ़ी कम आ गई। काफ़ी कम आने की वजह से इस कंपनी ने उसको क्या दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। जब कॉन्ट्रैक्ट मिल गया
तो एच को पता चला कि मैंने जो कॉस्ट है वो कम दिखा दी, एक्चुअल कॉस्ट जो है उससे ज़्यादा आएगी। तो जहाँ पे जो है एच एन के साथ एग्रीमेंट को कैंसिल नहीं कर सकता, वो क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। क्यों, यहाँ पे एच की मिस्टेक है, जब उसने कॉस्ट कैलकुलेट की थी तो उसको ध्यान से कैलकुलेट करनी चाहिए थी, ठीक है। पर अगर जो मिस्टेक है एज टू नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, देन वॉइड होगा, अगर उस पर्सन को सही डिपिक्ट नहीं किया गया। हुआ क्या कि एक इलिटरेट लेडी है, उससे क्या किया गया, एक प्रोनोट साइन करवा लिया गया, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लिए कि जो कि क्या था, प्रोनोट था, ठीक है। उसको मतलब कि पता नहीं था इलिटरेट वॉमेन को कि ये एक प्रोनोट है, ठीक है। उसको गलत बता के प्रोनोट पे साइन करा लिए। अब ए ने साइन करवा के उसने आके उस किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब जिसको दिया गया प्रोनोट उसने तो गुड फेथ में लिया, ठीक है। अब वो जो है किसके पास गया, ए के पास गया कि मेरे को पेमेंट करो। ए ने पेमेंट नहीं की तो वो किसके पास गया, इलिटरेट लेडी के पास गया, ओल्ड वॉमेन के पास गया। पर यहाँ पे जो है उससे वो पैसे नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक एज टू नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट थी। जब उसने साइन किए थे उसे नहीं पता था कि ये साइन किस पर्पज़ के लिए करवाए गए हैं, ठीक है। वेयर आइडेंटिटी ऑफ बायर इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर बायर की आइडेंटिटी इम्पॉर्टेंट है और वहाँ पे मिस्टेक होती है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा। ए जो है बी से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है पर वो बी को नहीं जानता, तो सी जो है अपने आप को बी बता के ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो क्या होगा, वॉइड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक रिगार्डिंग द आइडेंटिटी हुई है, ठीक है। तो आपका ये मिस्टेक का बहुत अच्छा क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे केसेस हैं तो केसेस को एक्सप्लेन करो, और यहाँ पे केसेस नहीं है वहाँ पे आप एग्जांपल लेके क्वेश्चन को बहुत अच्छा, बहुत लेंथी एक्सप्लेन कर सकते हो। हाँ जी, मैं जो कमर्शियल लॉ की ये बुक फॉलो कर रही हूँ, केसी गर्ग, वीके सरीन की, कल्याणी पब्लिकेशन की ये बुक है, ठीक है। जैसा पीयूष पॉल ने पीडीएफ सेंड करने के लिए कहा था, तो उसकी बजाय आप ये बुक बाय कर सकते हो। तो बुक में सारा मटेरियल ईजिली अवेलेबल है और ईजी लैंग्वेज में अवेलेबल है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू।